हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पार्ट 1 में कैपिटल स्ट्रक्चर की जो मेन थ्योरी थी वो तो कवर करा दी है, लेकिन एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ में आपको रखना होगा कि वो क्या है, दैट इज़ थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग आपको समझना भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये सब, तो आज हम थ्योरी करने वाले हैं दोस्तों। तो थ्योरीज 4 आती हैं इसके अंदर, जो 4 की 4 थ्योरीज हैं, उनमें से आज मैं आपको पहली 3 थ्योरीज इस पार्ट में कवर कराने वाला हूं, और आने वाले पार्ट में आपको जो 4th थ्योरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, M&M अप्रोच, वो करवाऊंगा, जिसमें आर्बिट्रेज आपकी प्रोसेस आती है उसके रिलेटेड। तो अब दोस्तों, इसमें जो पहली थ्योरी है वो पढ़ते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग वैसे आपको क्लियर कर दिया था, वैसे मैंने पहले ही कल ही जो वीडियो डाली थी उसके अंदर, कि काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ को, यानी जो कैपिटलाइजेशन बनाने में मदद करे, वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ जो इशू की जा रही हैं उसके रिगार्डिंग आपने बात करनी है। यानी मैंने कहा कितने परसेंट शेयर्स हैं, कितने परसेंट मेरे पास डिबेंचर्स हैं, कितने परसेंट मेरे पास अदर सिक्योरिटीज़ हैं, उसके बारे में बात करना, या उसके बारे में आपने एक जो स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब दोस्तों, थ्योरीज के मेन हम आज बात करने वाले हैं। तो थ्योरीज क्या है, सबसे पहले दैट इज नेट इनकम अप्रोच। तो ये क्या है अप्रोच? अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच, चेंज इन द फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ अ फर्म विल लीड टू द चेंज इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ कंपनी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो उसके बारे में आपको अगर जानना है तो आप वहाँ से देख सकते हो, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। अब दोस्तों, इसमें मेन जो चीज़ है वो यहाँ से शुरू होने वाली है, कि जो ये नेट इनकम अप्रोच होती है, ये अप्रोच कहती है कि जैसे जैसे आप डेट का यूज़ करते जाओगे या डेट बढ़ाते जाओगे, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती जाएगी, और लेकिन जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो बढ़ती जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसका वाइस वर्सा करके देखोगे तो क्या होगा, डेट अगर कम कर दोगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, और ऑटोमेटिकली जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या शो हो रहा है कि नेट इनकम अप्रोच आपको ये कहती है कि आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसको बढ़ाने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ डेट। तो डेट की मदद से आपने ये सारा काम करना है। फिर आता है फॉर एग्जांपल के वे में, इफ़ इक्विटी डेट मिक्स 50-50 है, और इफ़ इट्स मिक्स चेंज टू 20-80। यानी अगर मैं कह दूं इक्विटी और डेट 50-50 में है, और इसका मिक्स अगर मैं बदल के 20-80 कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव इंपैक्ट शो करेगा अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच। यानी आपने डेट को बढ़ाना है ताकि आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाए, यानी वैल्यू पर शेयर बढ़ जाए। अब दोस्तों, इसके अंदर हमने जो फॉर्मूले यूज़ करने हैं अपने प्रैक्टिकल के अंदर, तो वो क्या क्या है। सबसे पहले तो देखो जी, यहाँ पे जो मेन आपका हमने एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, ये रहा उसका फॉर्मूला, दैट इज एबिट डिवाइडेड बाय वी। अब वी क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी आपने यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा, दैट इज़ ये निकालना होगा, यानी वी निकालना होगा। और वी का मतलब क्या है, दैट इज़ मार्केट वैल्यू प्लस टोटल मार्केट वैल्यू। और इसके अलावा आपको जो एस निकालना है उसके रिलेटेड फॉर्मूला है कि अर्निंग जितनी होंगी उसे आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ डिवाइड करना है। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों, जो हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ, यानी आपके सामने बना होगा, तो आपको समझना ईजी हो जाएगा कि मैंने क्या समझाया है असल में। तो 5 लाख यहाँ पे आपकी क्या है, एबिट है, और कंपनी ने 20 लाख डिबेंचर्स 10% आपको इशू किए हैं, यानी आपने इशू किए हैं, और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपका 16% है। मार्केट वैल्यू निकालनी है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एबिट में से क्या करना होता है, इंटरेस्ट माइनस करना होता है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। तो इंटरेस्ट सबसे पहले माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यानी 20 लाख का 10% आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो 10% लगाया तो 2 लाख आपने बीच में से लेस कर दिया, तो 3 लाख अर्निंग्स आ गई आपकी। तो अर्निंग के बाद आपने क्या निकालना है, ध्यान से समझना यहाँ पे। अर्निंग के बाद आपने अब पहुँचना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म। तो अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, तो क्या आता है आपके सामने, यहाँ पे एस का मतलब है मार्केट वैल्यू, यानी अर्निंग शेयर होल्डर जितनी हो चुकी हैं अर्निंग्स, और उसे के ई यानी जो कैपिटलाइजेशन रेट है उसके साथ डिवाइड करना है। तो ये रहा कैपिटलाइजेशन रेट और ये रही अर्निंग्स। सबसे पहला स्टेप हो गया आपका कवर, यानी 3 लाख डिवाइडेड बाय 16% आपका कवर हो गया। अब अगर एस निकाल दिया तो क्या निकाल सकते हैं हम, वैल्यू ऑफ फर्म, जिसका मतलब क्या है, दैट इज़ जितना आपका इक्विटी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ चुकी है, यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ चुकी है, डिबेंचर्स के साथ मिलाकर आपकी वैल्यू ऑफ फर्म निकल आएगी।
और अब बचता है ओवरऑल कैपिटल। तो ओवरऑल कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, जो हमने वी निकाला है उसे डिवाइड करना है किसके साथ, दैट इज मतलब उससे डिवाइड में रखना है किसके साथ, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। तो पूरी प्रोसेस के बाद आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 12.90 एज अ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बहुत इजी था। नेट इनकम अप्रोच आपको यही बताती है कि डेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूले थे और प्रैक्टिकल था वो मैंने आपको अब समझा दिया। तो ये थी आपकी फर्स्ट अप्रोच। इसे दोस्तों और क्लियर करने के लिए आपके सामने कुछ एजम्पशंस हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी होनी चाहिए, मानकर हम चलते हैं। टैक्सेस नहीं है ये मानकर चलते हैं, और रिस्क परसेप्शन है जो वो चेंज नहीं, मतलब इज़ नॉट चेंज बाय यूज़ ऑफ डेट। डेट के चेंज होने से यानी डेट का यूज़ करने से क्या होता है, जो रिस्क परसेप्शन है वो चेंज नहीं होता, नहीं होने वाला, या मानकर हम चलते हैं। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे अब देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी कांस्टेंट है, और इसके अलावा जो आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी कांस्टेंट है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी इफेक्टेड हो रही है विद द यूज़ ऑफ डेट। यानी डेट के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या हुआ, यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। इसका मतलब ये भी आ जाता है आपके सामने कि हमने पीछे भी पढ़ा कि जितना ज़्यादा आपका डेट यूज़ करते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ द फर्म भी बढ़ती जाएगी। तो ये आपके सामने एक डायग्रामेटिकली शो कर दिया गया इस चीज़ को। अब सेकंड अप्रोच के बारे में भी बात करते हैं, तो ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ध्यान से इसे समझना कि ये देखिए ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट अप्रोच कि चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू। यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आने से कोई मार्केट वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और जो ओवरऑल कैपिटल है वो भी कांस्टेंट रहने वाली है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो कर दिया गया कि ओवरऑल कैपिटल उसमें देखिए उसमें आपको क्लियर कर दिया गया नहीं इफेक्टेड हो रही है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या इफेक्ट होने वाला है, के ई, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे इफेक्टेड होने वाली है, और डेट और ओवरऑल कैपिटल दोनों क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं। और जो आपकी एजम्पशंस कहती हैं वो है मार्केट कैपिटलाइजेज द वैल्यू ऑफ फर्म एज अ होल। मार्केट जो है वो वैल्यू ऑफ द फर्म एज अ होल इकट्ठी कर लेती है अपने पास, यानी सारी मार्केट वैल्यू ही यहाँ पे देखी जाती है, और जो बिजनेस रिस्क है उसे कांस्टेंट मानकर चला जाता है। और लास्ट देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, और इसमें भी अभी तक कोई टैक्सेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सीधी सी बात ये है कि ये फर्स्ट अप्रोच का बिल्कुल ही अलग है कि उसमें कहा गया था जितना यूज़ करोगे डेट का उतना ज़्यादा मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे डेट का इस्तेमाल करने को कहा ही नहीं गया, या अगर करोगे तो कोई मार्केट वैल्यू का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या किया है कि इसमें आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर ध्यान दो एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट। तो अगर हम इसकी ओर देखें तो इसके फॉर्मूले में क्या आता है, दैट इज़ वैल्यू ऑफ एबिट, यानी अब वैल्यू ऑफ फर्म है जो वो एबिट डिवाइडेड बाय के ओ यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बिल्कुल चेंज यहाँ पे आपको क्या समझना है, वहाँ पे आपको ये चीज़ निकालनी थी सबसे पहले, मतलब लास्ट में। अब ये चीज़ सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और आपने कहाँ तक पहुँचना है, अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी तक पहुँचना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तक पहुँचने के लिए आपने ये सारे दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं, उसमें हमने प्लस किया था, ठीक है। ध्यान से इसे समझ लो। देखो हमने वैल्यू ऑफ फर्म को क्या किया था पिछले में, जो एस था उसमें वैल्यू ऑफ फर्म प्लस डिबेंचर्स लिए थे। ये आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्लियर है कि वैल्यू ऑफ फर्म जितनी थी उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डिबेंचर्स थे। तो अगर मैं इसी में ही चेंज करने की कोशिश करूँ तो एस निकालना है मैंने, तो इसे उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, v माइनस डी, तो s निकल के आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है, ऐसे ही आगे करना है। तो इसके रिगार्डिंग भी अब हम एक फॉर्मूले के मतलब इसके रिगार्डिंग जो हमारे पास प्रैक्टिकल है उसको भी कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में आपके पास दोस्तों ये रहा। अब ये जो प्रैक्टिकल है वो क्या कहता है इसके बारे में आप समझ सकते हो कि जो भी हमने फॉर्मूला यूज़ किए यहाँ पे आप साथ साथ में प्रैक्टिकल्स के जो फॉर्मूला है वो भी आप समझ सकते हो, ये देख सकते हो साथ में, तो क्लियर हो जाएगा आपको इजीली। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आता है एबिट दे दिया, कॉस्ट ऑफ डेट दे दी है, और 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है साथ में 15 लाख के ऊपर, और डेट जो के ओ है यहाँ पे, यानी अब जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपको दे दी गई है यहाँ पे, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दी गई है। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया, जो हमने पीछे किया वैसे ही है, यहाँ तक तो हम निकाल लेंगे। अब बात आती है कि जो वैल्यू हमने निकालनी है सबसे पहले, यानी जो हमारे पास वैल्यू ऑफ द फर्म आती है, ये देख सकते हो यहाँ पे एबिट ओवर के ओ दे दिया गया, एबिट है हमारे पास, तो सबसे पहला स्टेप ही हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एस चाहिए। तो एस क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस डिबेंचर्स। तो वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस डिबेंचर्स कर दिया तो ये आ गया। अब यहाँ तक पहुँच गए हो आप, लेकिन यहाँ तक AIT है, तो AIT तक पहुँचने के लिए इंटरेस्ट फिर से माइनस करना पड़ेगा। यानी अगर आप नहीं भी करते तो इसका मतलब सेम होता है, यानी अगर आप एबिट ले रहे हो तो एबिट में से इंटरेस्ट माइनस करके यही अमाउंट आने वाली है, तो आप सीधे भी ये लिख सकते हो। तो इसलिए 3,50,000 डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यू आई है इंटू 100 करके आपके पास क्या निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी लगेगी। तो यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया दोस्तों। तो प्रैक्टिकल के वे में भी आपको समझा दिया गया यहाँ पे, और साथ में आपको बता दिया गया कि नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है आपकी क्या कह रही है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर दी, दोनों आपको थ्योरीज बता दी गई हैं। तीसरी थ्योरी अब हम पढ़ेंगे, तो इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं हम जाएंगे सिर्फ इसके थ्योरेटिकल अप्रोच में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप ध्यान से देख लेना नीचे साथ में जो मैं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको समझना है कि जो यहाँ पे लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी इंक्रीज इनिशियली और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग मोर डेट। डेट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि डेट एक चीपर सोर्स है इक्विटी से, यही कारण है सबसे ज़्यादा इसमें। और इस अप्रोच के कारण जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और वैल्यू ऑफ द फर्म है वो चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे आप उसे बढ़ाते रहते हो, यानी 3 स्टेजेस से पार करते हो। ये 3 स्टेजेस कौन सी हैं, ध्यान से समझना। अगर आपने पढ़ना है आप देख सकते हो साथ में, मैं यहाँ से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब जब आप डेट का स्टार्टिंग करोगे यानी डेट का इस्तेमाल करना शुरू करोगे, यानी ये देख सकते हो जो आपने क्या किया, डेट का थोड़ा सा इस्तेमाल किया, तो उससे क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। असल में ये दोनों जो थ्योरीज है उसका ही मिक्सचर है। जो फर्स्ट स्टेज है वो आपको फर्स्ट अप्रोच बताएगा, सेकंड स्टेज आपको सेकंड अप्रोच बताएगा। तो इसमें आपको बताया गया कि जैसे जैसे आपने क्या किया, बढ़ाना शुरू किया, वैल्यू ऑफ द कॉस्ट भी बढ़ गई, मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म भी बढ़ गई। सेकंड में क्या होगा, एक कांस्टेंट स्टेज आएगी जिसके मतलब आपने फिर से उसे यूज़ करना शुरू कर दिया हुआ है। देखो, डज नॉट हैव एनी चेंज, मतलब स्टार्टिंग में आपने बढ़ाया तो आपका जो साथ में वैल्यू ऑफ द फर्म है वो भी बढ़ेगी। उसके बाद आप बढ़ाते जा रहे हो, वैल्यू ऑफ द फर्म कहेगी रुक जाओ, मैं रुक गई हूँ, अब यानी वैल्यू ऑफ द फर्म नहीं बढ़ने वाली। लेकिन आपने फिर भी सोचा यार चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं। तो थर्ड स्टेज में आपने और थोड़ा सा बढ़ा दिया, उससे क्या हो गया, जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो नेगेटिवली इफेक्ट हो गई और वो कम हो गई। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि स्टार्टिंग करोगे ठीक है कर लो, लेकिन उसे ज़्यादा इतना मत बढ़ा दो कि उसका इफेक्ट नेगेटिव पड़ना शुरू हो जाए। क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ सकता है और क्रेडिटर्स का रेट जो इंटरेस्ट है वो भी इफेक्ट करता है इन केसेस के अंदर। तो दोस्तों ये जो चीज़ें थी, 3 अप्रोचेस आपको बताई गई हैं विद प्रैक्टिकल वे में। तो आपके सामने ये दोबारा से एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये सारे जितने भी हमने फॉर्मूले किए हैं और अप्रोचेस की हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और साथ में नेट इनकम अप्रोच, ये दोनों चीज़ें आपको आई थिंक समझ आ गई होंगी। 3 अप्रोचेस आपको करवा दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, या कोई प्रॉब्लम है आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स ले सकते हो। अब दोस्तों आने वाली वीडियो पार्ट 2 में आपको M&M अप्रोच करवाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।